हमने कर लिया वो, है ना, एनायंस हमने कर लिया था पूरा, कैटायंस हमने कर लिया, बेसिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स हमने कंप्लीटली खत्म कर लिया था। अभी हमें क्या करना था, एसिडिक रेडिकल्स यानी एनायंस का, एनायंस का आइडेंटिफिकेशन। मैं एनायन का सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा तुम्हें, सही ना, एनायंस का सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होगा, तो बहुत जल्दी मेरे को खत्म करना है अभी, बहुत ध्यान से सुनेंगे उसको, सही ना, एनायंस का आइडेंटिफिकेशन। सर ये रास्ता में सॉल्व एनालिसिस, हाँ कनिष्क, सर ये रास्ता सॉल्व एनालिसिस। नहीं नहीं लास्ट नहीं है, एनायंस जैसे कैटायंस हमने किया ना, ऐसे ही एनायंस भी है। हाँ, तो अब ध्यान देंगे इधर, इंपॉर्टेंट चीज है काफी। एनायंस हल्का सा टफ है उससे, कैटायंस बेसिक रेडिकल से, जो एसिडिक रेडिकल्स हैं। रजत, 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 यस सर। रजत तूने याद कर लिया पूरा क्वालिटेटिव, यस सर। पूरा कर लिया है? चलो अभी पहले एक खत्म करते काम, फिर मैं पूछता हूँ कुछ, बस एक ही सेशन होगा, ध्यान से सुनेंगे। एनायंस का आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तुम्हें पिछली क्लासेस आनी चाहिए। जिसको प्रेसिपिटेट ढंग से रटा हुआ है उसको भी समझ आ जाएगा, तो ध्यान देंगे एनायंस का। सर मैं करूं? अनीश। अनिश अब आ गया तो कर ले अटेंड, कुछ नहीं होता। ओके सर। देखो हाँ, एनायंस का आइडेंटिफिकेशन है, ध्यान देंगे। जैसे मैंने कैटायंस के लिए बोला, मैंने तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताई, मेरे को सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है। NaCl जो है NaOH से बना और HCl से बना, इसीलिए NaOH क्योंकि Na प्लस जो है बेस से डिराइव हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। Cl माइनस क्योंकि एसिड से डिराइव हुआ है HCl से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। Cl माइनस को क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार, एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल्स हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, अब है एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है ना, एसिडिक रेडिकल्स। Cl माइनस, Cl माइनस, मैंने एग्जांपल यहाँ पे, है ना। अब अगर मेरे को एनायंस को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हमेशा लैब में जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बोला हमेशा पानी डाल के बनती है, पहले हम पानी डालेंगे। जैसे मैंने कैटायंस के लिए बताया तुम्हें, कैटायंस में हम पहले क्या करते थे, पहले उसको पानी में डालते थे, पानी में सॉल्युबल नहीं है तो गर्म कर लेते थे, गर्म में भी सॉल्युबल नहीं है, गर्म में भी अगर सॉल्युबल नहीं है तो हम उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाल देते थे, उसमें भी नहीं है तो कंसंट्रेटेड HCl, उसमें भी नहीं तो कंसंट्रेटेड NO3 और ऐड कर देते थे, इसमें भी नहीं है तो यूजलेस है, फिर कोई फायदा नहीं है उसका। ऐसे ही कैटायंस के लिए भी हम क्या करते हैं, पहले इसको डिस्टिल वाटर में, मतलब पहले पानी डालकर इसको डिसॉल्व करते हैं, पानी डाल के एनायंस अगर सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसके अंदर थोड़ा सा गर्म कर देंगे, तब भी सॉल्युबल नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो तुम्हें PbCl2 के अंदर, PbCl2 के अंदर या फिर कोई और ले लो, PbSO4 ले लो, PbSO4 ले लिया, जो कि प्रेसिपिटेट होते हैं, सबको पता है PbCl2 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, PbSO4 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो इसमें मेरे को एनायंस को चेक करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, एनायंस को चेक करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, इसलिए मैं इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा Na2CO3 डाल के। सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो उससे क्या होगा, 2NaCl बन गया। अब NaCl के अंदर तो Cl माइनस क्या है, आयनिक फॉर्म में है, तो आसानी से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ में क्या मिल जाएगा, PbCO3 का PPT, समझे कि नहीं। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि NaCl तो सॉल्युबल सॉल्ट है, इसमें सॉल्युबल क्लोराइड आयन है, इसमें क्या थे, इनसॉल्युबल क्लोराइड आयन थे, तो इसलिए हमने क्या बनाया, सोडियम एक्सट्रैक्ट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सोडियम एक्सट्रैक्ट, यानी सॉल्ट प्लस Na2CO3 प्लस कह लो थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर, थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर और गर्म कर देंगे हल्का सा। और PbSO4 में भी सल्फेट आयन जो है ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, इनसॉल्युबल फॉर्म में है, इसलिए मैं इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा यूजिंग Na2CO3। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा इससे, PbCO3 प्लस Na2SO4, Na2SO4 क्या है, सॉल्युबल है, और PbCO3 तो प्रेसिपिटेट है, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। हमारा सल्फेट आयन जो है वो किस फॉर्म में आ गया, सॉल्युबल फॉर्म में, समझ आया। तो सॉल्ट का हम क्या बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट, क्लियर। सॉल्ट का क्या बना देंगे, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनका क्या बनाते हैं जनरली, सोडियम एक्सट्रैक्ट, ताकि हम उनके एनायंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें, समझिए कि नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि कैटायन अगर इंटरफेयरिंग है, मान लो Pb2 प्लस कैटायन इंटरफेयरिंग है, अगर ये इंटरफेयरिंग है एनायंस के आइडेंटिफिकेशन में, तो अब ये रिमूव हो गया, अब ये प्रेसिड बन के नीचे रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, समझिए कि नहीं। तो ये भी फायदा हो जाता है सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का, इसलिए ट्राई हम यही करते हैं मैक्सिमम केसेस में कि हम हमेशा सोडियम एक्सट्रैक्ट बना दें, सही है। तो ये यहाँ पे मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना सिखा दिया, नॉर्मल पानी में डाल के भी बना सकते हैं, हल्का सा गर्म करके भी बना सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं,
सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम एक्सट्रैक्ट। उससे कैटायन से इंटरफेयरिंग होगा तो रिमूव हो जाएगा, और दूसरा हमें एनायन जो है सॉल्युबल फॉर्म में मिल जाएगा ताकि टेस्ट आसानी से हो सके। तो ये हो गया यहाँ पे। अब एनायंस का जो हमें टेस्ट करना है, ध्यान देंगे एनायंस याद करते रहना, साथ साथ याद करते रहना इसको, तो जाके अच्छा समझ आएगा। एक बार अब पीछे जैसे करना कैटायंस के केस में, कैटायन, हाँ बोलो क्या बोलना है? सर, एक बार पीछे करना। अरे तुम थोड़ा फास्ट नोट करो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखो, जैसे कैटायंस के केस में सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन था, क्लियर? कैटायंस के केस में सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन था, एनायंस के केस में नॉन सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन है। हाँ, इसके केस में क्या है? नॉन सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन। इसके एनायंस के केस में क्या है? नॉन सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन। नॉन सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन है तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने इसको थोड़ा बहुत क्लासीफाई कर रखा है। हमने थोड़ा बहुत इसको क्या कर रखा है? क्लासीफाई कर रखा है। अभी तक मैंने तुम्हें ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना सिखाया है, और मैंने तुम्हें ये स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी सॉल्ट है हम उसमें पहले एनायन को आइडेंटिफाई करते हैं। याद होगा सबको, एनायंस को क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि एनायन को आइडेंटिफाई करने का मेन पर्पज ये होता है कि कुछ एनायंस वाकई में क्या होते हैं? इंटरफेयरिंग होते हैं, ताकि वो रिमूव हो सके। एक तो ये था, और दूसरा क्या था कि एनायंस आइडेंटिफाई कर लिया, मान लिया क्लोराइड आयन, और अगर ये इनसॉल्युबल है तो सिर्फ 3 सॉल्ट हो सकते हैं जो इनसॉल्युबल है, AgCl, PbCl2 और Hg2Cl2। तो कैटायंस का एक रफ आइडिया मिल जाता है। तो ये 2 रीजन थे कि हम एनायंस को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। हालांकि हमने पहले कैटायंस कर लिया क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उससे आते हैं, इसलिए मैंने बेसिक रेडिकल्स पहले करा दिया था। अब यहाँ पे नॉन सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन है। क्या नॉन सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन है? किसका? एनायंस का, यानी एसिड रेडिकल का। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है, और अप्रोक्सीमेटली 20 एनायंस है, सही ना? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, क्लासिफिकेशन। हमने इसको 2 क्लासेस में कर रखा है, 2 क्लासेस में, क्लास ए और क्लास बी। डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दे रखा है, तो कैसे भी तुम पढ़ सकते हो। क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए वो जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे डाइल्यूट एसिड के साथ करना, जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे एसिड के साथ, विच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड्स, क्लियर? विच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड्स, ये क्या है? क्लास ए वाले। और क्लास बी वाले कौन से होंगे? विच गिव्स नॉन वोलेटाइल, जिसके वेपर्स आसानी से ना बने, विच गिव्स नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट्स विद एसिड्स। विद एसिड, एसिड जनरली यूज करते हैं H2SO4, विद एसिड जैसे H2SO4। तो ये समझ आ गया पहला क्लासिफिकेशन। अब इसी के अंदर क्लास ए में हमने इसको दोबारा कर रखा है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट क्या है? ग्रुप फर्स्ट क्या है? जो डाइल्यूट HCl के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट दे, डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या दे? वोलेटाइल प्रोडक्ट। और ग्रुप सेकंड में क्या आएगा? जो कंसंट्रेटेड HCl या कंसंट्रेटेड H2SO4। इसमें ध्यान रखना, इसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ज्यादा यूज करते हैं, HCl लेना ही मत, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना। रीजन, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 ना, ये कह लो कि ये ना, इसके 3 काम होते हैं, ये 3 तरीके से काम कर सकता है। इसीलिए एक ये काम करता है एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है, कंसंट्रेटेड है क्योंकि पानी कम है इसके अंदर। दूसरा दूसरा ये काम करता है किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और तीसरा काम करता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। डिहाइड्रेटिंग, जो वाटर को रिमूव कर देगा, बाहर वाटर को बाहर निकाल देगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसीलिए हम इधर प्रेफर करते हैं कंसंट्रेटेड HCl को। अगर मैं कंसंट्रेटेड HCl लेता ना, तो वो सिर्फ काम करता है एसिड का, वो सिर्फ काम क्या करता है? एसिड का। दूसरे एनायन को अगर H+ चाहिए तो सिर्फ H+ देगा, और ये क्या करेगा? दूसरे एनायन को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। ये क्या करेगा? दूसरे एनायन को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, डिहाइड्रेट भी कर सकता है, और एसिड का काम भी करेगा, यानी उसको H+ भी दे सकता है। और इधर भी डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2SO4 है, दोनों सही है अपनी जगह, दोनों सही है, लेकिन ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं इधर डाइल्यूट HCl यूज करें। रीजन, क्योंकि इसके अंदर जो एनायंस आते हैं ना, ग्रुप फर्स्ट में जो एनायंस आते हैं, उसमें सल्फर बहुत केसेस में होता है, बहुत सारे एनायंस के केस में सल्फर होता है, बहुत सारे एनायंस के केस में सल्फर होता है। इसलिए
अब डाइल्यूट HCl के साथ कौन कौन से एनायंस हैं, डाइल्यूट HCl के साथ कौन कौन से एनायंस हैं जो आइडेंटिफाई होंगे, ध्यान देंगे डाइल्यूट HCl के साथ। तो इसके साथ मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है। इसको ऐसे याद करना, कार्बोनेट इसके साथ याद कर लेंगे बाइकार्बोनेट को, समझे कि नहीं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। दूसरा इसमें कर लेंगे हम सल्फाइड, तो साथ में क्या आ जाएगा, बाइसल्फाइड। तीसरा हम इसमें कर लेंगे सल्फाइड, तो इसके साथ ऐड कर लो थायोसल्फेट, थायोसल्फेट आयन। लास्ट दो याद करने पड़ेंगे, एसीटेट और नाइट्राइट। ये डाइल्यूट H+ के साथ है, क्लियर, ये डाइल्यूट H+ के साथ है। और जैसे मेंस लेवल पे कहे ना, मेंस लेवल पे कौन कौन से कोर्स में है, तो सिर्फ कार्बोनेट, IIT मेंस के लिए कार्बोनेट कोर्स में है, सल्फाइड कोर्स में है और नाइट्राइट, ये तीन ही कोर्स में, एडवांस में सब है, एडवांस में सब है कोर्स में। और कहीं ऐसा नहीं कोर्स में तो बोल दिया, ये कहीं ना कहीं ये भी आएंगे, इनके भी क्वेश्चन आते हैं दूसरे के भी, तो ये करना सारा ही है, वो मेंस में बस ये बोला हुआ स्पेशली कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्राइट। सर क्या तो ये करेंगे चेक कर लेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ? मैं बताऊंगा अभी। डाइल्यूट HCl के साथ ये वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे ना, जैसे कार्बोनेट है तो CO2 देगा, SO3 नेगेटिव है तो SO2 देगा, H2 माइनस है तो H2S देगा, समझ गए कि नहीं, ये हाँ सर। समझ गए। हाँ इस तरीके से ये मैं बताऊंगा आगे, बस तुम्हें याद करना है। ये डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ, स्पेशली मैंने क्या बोला, डाइल्यूट HCl लेना। क्यों डाइल्यूट HCl लेना है, क्योंकि डाइल्यूट HCl लेंगे तो ये देखो इसमें भी सल्फर वाला केस, सल्फर वाला केस, सल्फर वाला केस, सल्फर वाला केस, तो कुछ कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर डाइल्यूट HCl यूज करने का, कि काम डाइल्यूट HCl कर रहा है कि ये वाले एनायंस कर रहे हैं, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि डाइल्यूट HCl लें इसके साथ, अदरवाइज दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रुप सेकंड में इसमें प्रेफर करना कि कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है। क्यों, क्योंकि इसमें इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छी हैं, ये एसिड का भी काम करता है जो रिक्वायर्ड होता है, जरूर रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, कुछ केसेस में रिक्वायर्ड होता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। और इसमें कौन कौन से हैं नोट कर लेंगे, इसमें है, इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान से करना है, बिल्कुल याद होने चाहिए बिल्कुल, F-, ये सबको रटे वाले होंगे, F-, Cl-, Br-, I-। चार तो सबको पता ही है, हैलाइड आयंस है, चार सबको पता है हैलाइड आयंस है। इसके अलावा बोरेट आयन, ऑक्सिलेट आयन, नाइट्रेट आयन, समझ गए कि नहीं। ये कंसंट्रेटेड वाले H2SO4 के साथ, ये कंसंट्रेटेड वाले H2SO4 के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। जिसको निमोनिक से याद करना है, निमोनिक से याद कर लेना। देखो इसके इनके भी बहुत सारे निमोनिक बना रखे हैं, स्कैंट्स वर्ड बना रखा है निमोनिक के लिए, बहुत सारे निमोनिक बना रखे हैं, निमोनिक से करना है कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट याद कर रहा है तो निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें भी निमोनिक बना रखा है, हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये चार तो हैलाइड आ गए। फिर बोरेट, ऑक्सिलेट और नाइट्रेट, बोरेट, ऑक्सिलेट, नाइट्रेट, इसका भी निमोनिक बना रखा है कि वो फेक सीबीआई ने 8 ऑक्स यानी ऑक्सिलेट, फेक सीबीआई ने ये आ गया नाइट्रेट, 8 ऑक्स यानी ऑक्सिलेट ब्राजील से पकड़े, कैसे भी बना लो उसको, सही ना। तो इससे नहीं तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, डायरेक्ट लो, एक बी वाला आयन है, एक सी वाला आयन है, और नाइट्रेट याद कर लो। और इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस हैं ज्यादातर। क्लोराइड आयन किसका है, HCl का। ब्रोमाइड आयन किसका है, HBr का, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर इसका नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए हमें ज्यादा अच्छा एसिड यूज करना पड़ेगा। क्यों, वही तो इसको H+ दे पाएगा, वीक वाले तो लेंगे इससे। इसीलिए डाइल्यूट वाले जो एसिड होते हैं वो तो वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड, जिसमें एसिड ज्यादा हो पानी कम हो, तो इसलिए कंसंट्रेटेड वाले H2SO4 ही इनको H+ दे पाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस हैं, और ये क्या है, वीक एसिड के एनायंस हैं। तो ये डाइल्यूट वाले एसिड से ये भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, इनसे भी H+ ले लेंगे। कोई डाउट यहां तक किसी को, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, तो ये याद करते रहना साथ साथ। दूसरा, अब जो ऊपर मैंने लिखा, विच गिव्स नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट, मिल गया क्लास बी में, विच गिव्स नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट क्लास बी, विच यस गिव्स सर। नॉन वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड्स। इसमें दो हैं, अलग से तुम कॉपी में फेर बना लेना। जो दो कौन कौन से हैं, एक जो रिडॉक्स रिएक्शन दे, और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और एक जो रिडॉक्स रिएक्शन, ये दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन से देंगे, सल्फेट आयन, ज्यादा नहीं है इसके अंदर,
सल्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, सल्फेट फॉस्फेट, आर्सेनाइट और आर्सेनेट कब यूज होंगे, आर्सेनाइट और आर्सेनेट, ये है। और रेडॉक्स रिएक्शन वाले तो पूरा चैप्टर ये डी एंड एफ ब्लॉक का चैप्टर है, जिसमें डाइक्रोमेट, क्रोमेट, परमैंगनेट, मैंगनेट, वो 4 यूज होंगे। डाइक्रोमेट, क्रोमेट, परमैंगनेट, मैंगनेट, ये 4 यूज होंगे रेडॉक्स वाले। डाइक्रोमेट, क्रोमेट, परमैंगनेट और मैंगनेट। डाइक्रोमेट यानी Cr2O7 2 नेगेटिव, क्रोमेट यानी CrO4 2 नेगेटिव, परमैंगनेट यानी MnO4 नेगेटिव, और मैंगनेट मतलब MnO4 2 नेगेटिव। कलर याद करना जरूर है ना, कलर ऑरेंज, येलो, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, पर्पल, ग्रीन सीक्वेंस में, सर ऑरेंज, एक बार येलो, ये फिर पर्पल, से बताना रेडॉक्स वाला। डाइक्रोमेट, क्रोमेट, ऑरेंज, येलो, परमैंगनेट, पर्पल, और मैंगनेट, ग्रीन। नोट करेंगे आगे, समझ गए करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया, क्लासिफिकेशन दे दिया इसका पूरा, यही क्लासिफिकेशन है, यही करना डिटेल में, हर एक आयन का आइडेंटिफिकेशन, कंफर्मेशन बहुत डिटेल में, हर एक आयन का आइडेंटिफिकेशन और कंफर्मेशन डिटेल में, ये चीज है बिल्कुल। लेकिन पीछे का आना चाहिए जरूर, पीछे का जरूर आना चाहिए। अब अगर मैं पहला लूं, क्लास ए के अंदर, क्लास ए में ग्रुप फर्स्ट, विच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट्स विद, विच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट्स विद डाइल्यूटेड एसिड्स, समझिए कि नहीं, विच गिव्स वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड्स। तो इसमें पहला आएगा, फर्स्ट आएगा इसके अंदर कार्बोनेट, फर्स्ट इसमें आ जाएगा कार्बोनेट। कार्बोनेट में जैसे ही मैं डाइल्यूट H प्लस डालूंगा, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl डालूंगा, मैं लिख रहा हूँ डाइल्यूट H प्लस, इमीडिएटली क्या मिल जाएगा, CO2 गैस, CO2 गैस मिल जाएगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस, सबको पता ना इसका, CO2 का ब्रिस्क एफरवेसेंस। और 9th-10th में भी पढ़ा होगा ये कि CO2 गैस ऐसी होती है जो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। डिटेल नहीं दे रहा इसकी, म्यूट कर लेंगे अपने आप को एक बार। CaOH के साथ क्या दे देगा, वाइट टर्बिडिटी, क्या है, वाइट टर्बिडिटी है, वाइट टर्बिडिटी, और एक्सेस में CO2 पास कर देंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगी, कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगी। ये डिटेल में बाद में दूंगा, मैंने पहले भी दी हुई है सॉल्युबल। चाहे तुम CaO यूज कर लो, जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर है, वाइट टर्बिडिटी मिलती है, वाइट टर्बिडिटी। देखो टर्बिडिटी को ना कई बुक्स में बता रखा है कि ये प्रेसिपिटेट है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टर्बिडिटी यानी जो फ्लोट करता है, टर्बिडिटी यानी जो फ्लोट करे, और प्रेसिपिटेट जो होता है वो नीचे बैठ जाता है जाके, वो नीचे बैठ जाएगा जाके, सॉलिड होता जा रहा है, डेंसिटी ज्यादा होती है, नीचे बैठ जाता है। तो वाइट टर्बिडिटी मिल जाती है लाइम वाटर के साथ, किसके साथ, लाइम वाटर CaO के साथ, ये चीज कर लेंगे। या फिर BaO के साथ, मैं अगर लाइम वाटर की जगह बेराइटा वाटर ले लूं, BaO विच इज कॉल्ड एज बेराइटा वाटर, तो BaCO3 आ जाएगा यहाँ पे, BaCO3 क्या आ जाएगा, BaCO3। और एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे, जब एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो BaHCO3 आ जाएगा सॉल्युबल। सेम रिजल्ट है बिल्कुल एकदम, चाहे बेराइटा वाटर यूज कर लो, चाहे तुम बेराइटा वाटर यूज कर लो, या फिर लाइम वाटर, दोनों में सेम रिजल्ट है। मैंने बस तुम्हें सिंपल बताया, कार्बोनेट आयन जो है डाइल्यूट एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे, CO2 गैस देंगे, CO2 गैस देंगे। देने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे ही मैंने डाइल्यूट H प्लस डाला तो ये बन गया H2CO3, सही है, क्या बन जाएगा, H प्लस डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये H2CO3, H2CO3 जो है वो CO2 प्लस H2 हो जाएगा, CO2 प्लस H2। तो इसी तरह से मिलता है डाइल्यूट H प्लस के साथ। तो ये आ गया। अब CO2 की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज नोट कर लेंगे। CO2 क्या है, CO2 मैंने एक तो मैं बता दिया, ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है किसके साथ, लाइम वाटर के साथ या बेराइटा वाटर के साथ, एक्सेस में सॉल्युबल, एक्सेस में सॉल्युबल, ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। और ये दो, ये गैस, ये काम बेराइटा वाटर के साथ या लाइम वाटर के साथ दो ही गैसेस करती हैं, एक CO2 और एक SO2, एक CO2 और एक SO2। CO2 जो है कलरलेस गैस है, ध्यान रखिए कलरलेस गैस है, ऑलमोस्ट मतलब बहुत लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल लिखता है, इनसॉल्युबल आएगा तो इनसॉल्युबल लिखता है, लेस सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर है, सर कौन सी है? कलरलेस है, CO2 गैस की बात कर रहा हूँ, ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस, पूरा हम लोग ऑर्डरलेस, CO2 गैस, कलरलेस, लेस सॉल्युबल इन वाटर, ऑर्डरलेस है, नॉन कंबस्टिबल है, और क्योंकि इसमें C अपनी हाईएस्ट स्टेट में +4 में, नो रेडॉक्स रिएक्शंस, डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, नो रेडॉक्स, नॉन कंबस्टिबल याद रखना, ये भी यूज करूंगा, नॉन कंबस्टिबल,
नो रिडॉक्स रिएक्शन शोन बाय CO2। हाँ, ये एनकरेज कर सकता है, ये एक्टिवेट कर सकता है रिडॉक्स रिएक्शंस को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके, क्योंकि ये एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस है CO2, नॉन मेटल की ऑक्साइड है तो एसिडिक गैस। क्लियर, एसिडिक गैस है, डायमैग्नेटिक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो कहीं ना कहीं यूज होंगी। डायमैग्नेटिक गैस है, सही है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? CO2 मैंने कार्बोनेट आयन की डिटेल दे दी, डाइल्यूट H+ के साथ CO2 देगा। अब इसी की डिटेल हमें आगे पढ़नी है कंफर्मेटरी के अंदर। जितना बताया इतना जरूर पता होना चाहिए, एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर, है ना। आइडेंटिफिकेशन के अंदर इतना जरूर पता होना चाहिए। CO2 गैस निकली, ब्रिस्क एफर्वेसेंस, यूज कहाँ होती है सबको पता है, सही ना। और कार्बोनेट आयन तो सबको पता होगा इसके बारे में। कार्बोनेट आयन क्या है? ये तो बहुत ही वीक एसिड H2CO3 का आयन है, बहुत ही वीक एसिड का आयन है। वीक एसिड मतलब इनके बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कार्बोनेट आयन को तो कहीं से भी H+ मिलेगा ना, कहीं से भी H+ मिलेगा, इमीडिएटली उसको खींच लेगा, इमीडिएटली उसको खींच लेगा। इसीलिए बोलते हैं ना, जब एसिडिटी हो जाती है, जब एसिडिटी हो जाती है तो सोडा वाटर लेने को कहते हैं। जब एसिडिटी हो जाती है तो सोडा वाटर लेने को कहते हैं। क्यों कहते हैं सोडा वाटर लेने को? क्योंकि सोडा वाटर के अंदर क्या होता है? सोडा वाटर के अंदर क्या होता है? कार्बोनेट आयंस। कार्बोनेट आयंस गए स्टमक में, इमीडिएटली H+ को खींच लेंगे, H+ को खींचेंगे, H2CO3 बनेगा और CO2 गैस इमीडिएटली बाहर निकल जाएगी, एसिडिटी दूर। CO2 गैस बनके बाहर निकल जाएगी और एसिडिटी दूर हो जाएगी। समझ गए कि नहीं है? तो ये प्रॉपर्टीज है ना। जब एसिडिटी होती है तो कार्बोनेट सोडा वाटर ले लेते हैं, उसमें कार्बोनेट आयंस होते हैं, वो H+ को स्टमक में जाकर खींच लेंगे, एसिड को, एक्स्ट्रा एसिड को, एक्सेस एसिड को, तो H2CO3 बन जाएगा और वो CO2 गैस बनके बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से सोच सकते हैं कुछ। नेक्स्ट अब आएगा हमारा, एक गैस के बारे में बता दिया मैंने, कार्बोनेट आयन के बारे में, और ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था। कंफर्मेटरी इसके बहुत अच्छे हैं और तुम्हें मजा आएगा करने में, अगर पिछला आता होगा, पिछला आता होगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा करने में, सही ना। नेक्स्ट अब है सल्फाइट। बाइकार्बोनेट के लिए भी सेम सेम लगा लेना, ऐसे बाइकार्बोनेट के लिए सेम चीज, सल्फाइट। डाइल्यूट H+ डाला इसके अंदर भी, डाइल्यूट H+ डाला तो SO2 गैस बाहर, SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये भी सेम टेस्ट देगा जैसे CO2 ने दिया, ब्रिस्क एफर्वेसेंस लाइक CO2, ये बाहर निकलेगी, ब्रिस्क एफर्वेसेंस होगा, है ना, बुलबुले टाइप का एकदम बाहर निकलेगी ये। तो ये भी बेराइटा वाटर के साथ, ये बेराइटा वाटर BaCO3 वाइट टर्बिडिटी, लाइम वाटर के साथ वाइट टर्बिडिटी, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज ये भी कंफर्मेटरी में ही आती है। वाइट टर्बिडिटी, दोनों क्या है? वाइट टर्बिडिटी और एक्सेस में सॉल्युबल, वाइट टर्बिडिटी और एक्सेस में क्या है? H2O + CO2 SO2 डाला, ये SO3 आएगा, सॉरी यहाँ SO3 करना है, SO3 एक्सेस में डाला तो सॉल्युबल, BaHSO3 होल ट्वाइस, बेरियम बाइसल्फाइड, और इसमें भी कैल्शियम बाइसल्फाइड, सॉल्युबल, बोथ सॉल्युबल। तो सेम टेस्ट दे रही है एज CO2 गैस, एज CO2 गैस, बस इसमें डिफरेंस ये है कि सल्फर इधर +4 स्टेट में है, मैक्सिमम स्टेट में नहीं है। ये सल्फर की मैक्सिमम स्टेट क्या होती है? +6, 286 होता है ना, ये +6 स्टेट इसकी मैक्सिमम है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो CO2 गैस और SO2 गैस का पता लगाना हो तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, वो पता लगा देगा, जो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। जैसे डाइक्रोमेट आयंस है, डाइक्रोमेट का पेपर है, डाइक्रोमेट का पेपर है, जैसे ही मैं SO2 गैस के पास लेके आऊंगा, SO2 गैस टेस्ट ट्यूब से निकल रही है और डाइक्रोमेट का पेपर ले आओ, तो इमीडिएटली डाइक्रोमेट का पेपर कौन से कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का। जिसने रेडॉक्स पढ़ा हुआ उसको पता होगा। और साथ में SO4 नेगेटिव, यानी SO2 गैस क्या हो गई? ऑक्सीडाइज होगी। बैलेंस कुछ करेंगे इसको, ये ग्रीन कलर का होगा। सही, अभी और ऑक्सीडाइज हो सकती है तो ये मतलब रिडॉक्स शो करेगी ना। हाँ, ये रिडॉक्स शो करेगी, लेकिन CO2 होता तो नो रिएक्शन। ये ऑरेंज कलर का पेपर, तो मैंने एक रिएक्शन दिखाई है, कोई भी ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो SO2 गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा। मैं दिखाऊंगा इसके कंफर्मेटरी में 7-8 रेजेंट दिखाऊंगा जो इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। मैंने अभी एक बताया, डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के थे, जैसे ही SO2 गैस आएगी इसके पास, इमीडिएटली ऑरेंज कलर किसमें हो जाएगा? ग्रीन कलर के। ऐसी परमैंगनेट की सॉल्यूशन होती जो कि पर्पल कलर की होती है, वायलेट कलर की होती है, पर्पल या वायलेट, जैसे ही SO2 गैस आएगी उसके पास तो इमीडिएटली वो कलर गायब हो जाएगा, यानी वो कलरलेस हो जाएगा। बहुत सारी रिएक्शंस है, अभी मैंने एक बता दी तुम्हें, CO2 और SO2 को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर CO2 होती तो नो रिएक्शन, रीजन कार्बन अपनी मैक्सिमम स्टेट में है, ये आगे बढ़ ही नहीं सकता, कार्बन की मैक्सिमम स्टेट +4 है। तो अब SO2 की प्रॉपर्टीज नोट कर लेंगे जल्दी से। SO2 की प्रॉपर्टीज, जिसने लास्ट ईयर क्वालिटेटिव किया होगा उसको समझ आ गया होगा, ये बहुत छोटी चीजें हैं, उस समय मैंने बताई हुई है। इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक का क्वालिटेटिव एनालिसिस,
ऑर्गेनिक का क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब SO2 गैस, इसकी प्रॉपर्टीज कलरलेस है, लेकिन इसकी स्मेल जो है सफोकेटिंग होती है, सफोकेशन होता है, सफोकेटिंग ऑर्डर तो है, वो चोकिंग सफोकेटिंग। कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आगे HCl, HBr, HIE आएंगे तो पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल। HF आएगा तो कोरोसिव स्मेल, मतलब उसको हम सूंघ बिल्कुल नहीं सकते, सही ना। तो ये इसकी सफोकेटिंग स्मेल है, और ये भी एसिडिक है, सबको पता है, ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है, एसिडिक गैस है ये भी। तो शोज सब बर्न रिडॉक्स, सल्फर की भी स्मेल इसकी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बर्निंग सल्फर। एक्चुअल में बर्निंग सल्फर की स्मेल मतलब SO2 गैस की स्मेल है वो। शोज रिडॉक्स, ये रिडॉक्स शो करेगा, ये गैस रिडॉक्स शो करेगी। सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि पोलर है, वो नॉन पोलर। CO2 क्या थी, नॉन पोलर थी, लिख देना उसमें, मैंने बताया नहीं तुम्हें। CO2 नॉन पोलर है, लेकिन SO2 क्या है, ये तो पोलर है ना, डाइपोल मोमेंट होगी इसकी, ये इधर, ये इधर, ये ऊपर लोन पेयर और ये नीचे, तो ये पोलर है। सॉल्युबल इन वाटर, इट इज पोलर, ये पोलर है, इसीलिए सॉल्युबल इन वाटर है। पोलर है इस वजह से क्या है ये, सॉल्युबल इन वाटर। कोई डाउट तो नहीं किसी को। नहीं है सर। स्मेल बर्निंग सल्फर की है, और ये कंबस्टिबल गैस है, जैसे CO2 नॉन कंबस्टिबल थी, ये कंबस्टिबल। ये याद रखना, ये कई जगह यूज होता है, ये कंबस्टिबल गैस है, क्लियर, इट इज कंबस्टिबल गैस। ये भी टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो सब बता दिया मैंने। पोटेशियम डाइक्रोमेट के पेपर को जो ऑरेंज कलर का होता है उसे ग्रीन कर देती है, ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे हम, थायोसल्फेट, S2O32 नेगेटिव, S2O32 नेगेटिव। स्ट्रक्चर ये रहा इसका, S डबल बॉन्ड S आता है इसमें, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। S2O32 नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, देख चेक कर लेना, S2O32 नेगेटिव है। थायोसल्फेट आयन, क्लियर, थायोसल्फेट आयन जो डाइल्यूट H+ के साथ, यहाँ पे दोनों सल्फर की क्या है हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी बताएंगे आंसर, दोनों सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या होगी, डाइल्यूट H+ के साथ ये सल्फर की टर्बिडिटी देगा व्हाइट, सल्फर की येलोइश व्हाइट कह लो, या व्हाइट टर्बिडिटी, साथ में SO2 गैस निकलेगी, साथ में SO2 गैस, ये ध्यान रखना। ये वाला जो ऐसा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई है एक्चुअल में, ये क्या हुई है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये वाला सल्फर -2 स्टेट में है, ऊपर वाले सल्फर की स्टेट क्या है, क्या हाइब्रिडेशन है इसकी, -2, नीचे क्या है, +6। तो ये -2 से सल्फर गया S में, रिडॉक्स हुई है, ये +6 वाला गया +4 में, ये रिडॉक्स हुई है इसमें। तो इस तरीके से यहाँ रिडॉक्स होती है, और ये वाला सल्फर sp3 होता है, ये सल्फर sp2, इसलिए sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो नेगेटिव है, sp3 वाला पॉजिटिव है। S + SO2 मिल जाएगा, S + SO2, ये इसमें रिडॉक्स हुई है ना, ये इसमें क्या हुई है, रिडॉक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, ये तीसरा हो गया हमारा, ये थर्ड हो गया, मैंने CO32- बता दिया, SO32- बता दिया, और थायोसल्फेट आयंस बता दिए, S2O32 नेगेटिव, S2O32 नेगेटिव बता दिया। सेम, नेक्स्ट नोट करेंगे S2- सल्फाइड आयन, डाइल्यूट H+ डाला, क्या मिल जाएगा इसमें, सीधा H2S गैस, H2S गैस, और उसकी स्मेल सबको पता है, रोटन एग लाइक, रोटन एग लाइक स्मेल। और TH3 गैस की स्मेल, TH3 गैस की स्मेल कैसी है, Rotten fish like. पंजेंट। रोटन फिश लाइक, रोटन फिश लाइक स्मेल, सही ना। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, सर रॉटन फिश की TH3 गैस, TH3 गैस की, सही है। नेक्स्ट नोट करेंगे अब, H2S गैस की रोटन एग लाइक स्मेल है, रोटन एग लाइक स्मेल। उसके टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे तो इसका मेन टेस्ट, वो लेड एसिड का पेपर, लेड एसिड का पेपर जो होता है उसको ब्लैक कर देगा, ये PbS। सल्फाइड ज्यादातर क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, कुछ सल्फाइड्स को छोड़ करके सब ब्लैक होते हैं, ये कंफर्मेटरी टेस्ट में आएगा सारा इसका, ये पता लगाने के लिए ब्लैक PBT आ जाएगा, या Ag+ आयंस होंगे तो Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, Hg2+ आयंस है तो HgS का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, NO2-, सही है, NO2-, NO2-, नाइट्राइट आयन, डाइल्यूट H+ डाला इसके अंदर, डाइल्यूट H+ डाला तो NO2 गैस मिलती है इसके अंदर, NO2 गैस,
NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका तरीका अगर कर सकते हो तो जरूर कर लेना। एक्चुअल में डाइल्यूट एक्सप्रेस डालने पर अगर समझ आता तो अभी कर लेना, तो रहने देना। HNO2 मिलता है। HNO2 ये हल्का सा गर्म होने के बाद क्या मिलता है? HNO2। H प्लस डालेंगे तो HNO2 ही मिलेगा ना। ये हल्का सा गर्म होने के बाद HNO3 प्लस NO दे देगा। हल्का सा गर्म होते ही HNO3 ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। क्यों? क्योंकि N यहाँ बीच में है, N+3 स्टेट में है। N की मैक्सिमम +5 होती है, मिनिमम -3 होती है। तो डिस्प्रपोर्शनेट करके नाइट्रिक एसिड दे देगा और +2 दे देगा, +2 दे देगा डिस्प्रपोर्शनेट करके। यानी N की स्टेट बढ़ भी रही है +5 में और कम भी हो रही है +2 में। अब ये NO जो है, ये NO जो है इमीडिएटली एयर के साथ कंबाइन करके हाफ O2 तो क्या दे देगा? NO2 गैस, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की। रेडिश ब्राउन गैस, बहुत सारी रेडिश ब्राउन गैस है, जैसे Br2 भी रेडिश ब्राउन है, Br2 गैस भी रेडिश ब्राउन है, NO2 भी रेडिश ब्राउन है, और जैसे क्रोमाइल क्लोराइड है उसके भी रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं। तो बहुत सारी गैसेज है जो रेडिश ब्राउन है। I2 को भी इवन हम रेडिश ब्राउन बोल देते हैं, लेकिन ज्यादा वैसे इसके वेपर्स होते हैं रेडिश ब्राउन, वेपर्स होते हैं वायलेट, और ये सोल्यूशन में होता है रेडिश ब्राउन I2। चलो अभी तुम्हें ये ध्यान रखना है, I2 गैस मिल जाएगी, NO2 गैस मिल जाएगी जो कि रेडिश ब्राउन है, NO2 गैस मिलेगी जो कि क्या है? रेडिश ब्राउन। क्लियर? NO2 गैस मिलेगी जो कि रेडिश ब्राउन, सही ना? NO2 गैस रेडिश ब्राउन। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, और NO2 ध्यान रखना, इट इज पैरामैग्नेटिक। ये पोलर तो है ही, NO2 गैस की डिटेल दे रहा हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा। NO2 गैस पोलर तो है ही ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, पता ना ये? इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ऊपर, तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है, सही ना? और NO2 जो है डिस्प्रपोर्शनेट करेगी। NO2 क्यों? क्योंकि N की स्टेट बीच में है, N की स्टेट बीच में है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो डिस्प्रपोर्शनेट यानी इसकी स्टेट बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। और ये एसिडिक है, पोलर पैरामैग्नेटिक एसिडिक, पोलर पैरामैग्नेटिक और एसिडिक। डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर, पानी में डालेंगे अगर, जो स्टेट बीच में होती है वो डिस्प्रपोर्शनेट करती है, पानी में डालते ही क्या मिल जाएगा? HNO2 मिलेगा प्लस HNO3। ये सब समझाऊंगा बाद में रिएक्शन, अभी याद कर लो सिर्फ। +4 स्टेट है ना, यहाँ देखो +3 आ गई, यहाँ स्टेट आ गई +5, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट कर गई, स्टेट बढ़ भी गई है और स्टेट कम भी हो गई, डिस्प्रोपोर्शनेट कर गई। समझिए कि नहीं है? फिर नेक्स्ट है एसिडाइंस, नेक्स्ट एसिडिडाइंस, CH3COO नेगेटिव, डाइल्यूट H+ डाला इसके अंदर, डाइल्यूट H+, तो आ जाएगा CH3COH। विनेगर की स्मेल आ जाएगी, विनेगर की स्मेल आएगी, और मैक्सिमम केसेस में इसके डाइमेरिक वेपर्स आते हैं ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा नहीं इंटरमोलिकुलर, इस तरीके से इसके डाइमेरिक वेपर्स आते हैं। ये ऐसे डाइमेरिक वेपर्स, ये लिखना तो ऐसे लिख दो, होल ट्वाइस, इसके डाइमेरिक वेपर्स आएंगे, सही ना? ये कलरलेस है, एसिडिक तो है ही, ये एसिडिक एसिड है तो एसिडिक होगा, कलरलेस है, एसिडिक है ये, डाइमेरिक वेपर्स मैंने बता दिया तुम्हें इसका। और इसकी जो तुमने पढ़ा होगा ये 10th क्लास में, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, फ्रूटी स्मेल मिलेगी विद एल्कोहल्स, फ्रूटी स्मेल विद एल्कोहल्स, क्योंकि एस्टर बन जाएगा, क्योंकि एस्टर बन जाएगा इनके साथ, सही ना? तो ये इस तरह से ध्यान रखना तुम्हें, कलरलेस है, एसिडिक है, डाइमेरिक वेपर्स होंगे, फ्रूटी स्मेल मिलेगी एल्कोहल के साथ, और टेस्ट तो इसके में बहुत सारे करने ही आगे, सही ना? टेस्ट इसके बहुत सारे करने। तो ये क्या हो गया? ये हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे? डाइल्यूट डाइल्यूट एसिड के साथ जो वोलेटाइल प्रोडक्ट देंगे, क्या पढ़ा हमने? डाइल्यूट एसिड के साथ जो क्या देंगे? वोलेटाइल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है ना, वो है कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जो वोलेटाइल प्रोडक्ट है, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जो वोलेटाइल प्रोडक्ट है। जैसे मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें सिखाऊंगा F- से लेकर, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ जल्दी से। F- है कंसंट्रेटेड एसिड, वो डाला मैंने इसके, तो HF मिलेगा, HF के भी डायमेरिक फॉर्म में वेपर्स मिलेंगे, H2F2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, H2F2 डायमेरिक वेपर्स मिलेंगे, और ये कोरोसिव वेपर्स होते हैं, ये कलरलेस वेपर्स हैं, कोरोसिव होंगे, सही ना? ये ग्लास को डिसॉल्व कर लेते हैं, मतलब HF जो है ना, HF, इसको हम कोई भी ग्लास के बॉटल्स में स्टोर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये HF जो है डिसॉल्व कर लेगा, अटैक कर देगा ग्लास पे, HF प्लस SiO2, ये ग्लास है, ये इस पे अटैक कर देगा, H2SiF6 बन जाएगा, H2 सिलिकिक एसिड, सिलिकिक एसिड बना देगा। ये कोरोसिव स्मेल होती है इसकी, कोरोसिव वेपर्स होते हैं।
सही ना, कोरोसिव स्मेल है, कोरोसिव वेपर्स है ये, तो ये ध्यान, HF का केस जरूर रखना, व्हाई HF इज नॉट स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल्स, बिकॉज HF अटैक्स ग्लास और ये सिलिकिक एसिड बना देता है। मतलब तुम्हें ग्लास के ऊपर ये होता है एचिंग ऑफ ग्लास, सुना होगा एचिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के ऊपर अगर मार्किंग करनी है तो मार्किंग ऐसी होती है कि ग्लास का पीस लिया, मान लो मेरे को इसके अंदर सर्कल बनाना है, तो पूरे पे ग्लास, पूरे पे हम वैक्स लगा देंगे, पूरे पे क्या लगा देंगे, वैक्स लगा देंगे, इस पूरे पे वैक्स लगा देंगे, बस वैक्स वहां नहीं लगाएंगे जहां पे हमें सर्कल बनाना है। उसके बाद जैसे ही हम वेपर्स पास करेंगे इस ग्लास के ऊपर, जैसे ही वेपर्स पास करेंगे तो जो एरिया वैक्स से कवर नहीं है, इमीडिएटली HF के वेपर्स उसको क्या कर देंगे, उसमें डेप्थ क्रिएट कर देंगे, मतलब एक डिजाइन बना देंगे उस एरिया पे, और जितना तुम्हें डेप्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग HF के वेपर्स पास करेंगे। तो इस तरह से HF अटैक करता है ग्लास में, और एचिंग ऑफ ग्लास में यूज होता है, लाइक दिस HF इज यूज्ड इन एचिंग ऑफ ग्लास। अभी यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट टाइम आगे पढ़ाऊंगा मैं, अभी यहीं तक करना है सिर्फ। सर हाँ बोलो। सर जिंक डाइल्यूट HNO3 में क्या देता है?